नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारा कुछ इस कदर फंसा हुआ है कि अभी तक विभाग बंटवारा हो नहीं पा रहा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद अब विभाग बांटने में छींकें आ रही हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नाराज बैठे हैं, उनको मनपसंद मंत्रालय मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ पवार फडणवीस दिल्ली पहुंचकर मंत्रालय बंटवा रहे हैं। हमारे साथ आज रविकांत जी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है रविकांत सर। शिंदे का इतना अपमान क्यों कर रही है भाजपा? मेरा सीधा सा सवाल यही। देखिए प्रज्ञा जी, बीजेपी और खास करके मोदी और शाह की जो भाजपा है उसकी एक टैक्टिस्ट है कि सामने वाले को इतना थका दिया जाए कि वो आखिर में सरेंडर कर दे। और ये किसी के साथ भी है। आप संसद की बहस से लेकर के जरूरी मुद्दों से होते हुए आप चले जाइए उनके सहयोगी दलों तक, चाहे वो नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, थका देना। अब ये क्या है? ये वो प्रक्रिया है। इस बीच में अभी 2 बार और बुलाया जाएगा, लेकिन उनको जो वो चाहते हैं वो ऑफर नहीं होगा। और हार करके एकनाथ शिंदे हथियार डाल दें, फिर उनको पीडब्ल्यूडी दे दिया जाए, राजस्व दे दिया जाए, या कुछ और मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री वो चाहते हैं वो ना दिया जाए। तो ये अमित शाह तो वो तो चाणक्य माना जाता है बीजेपी की राजनीति का। और चाणक्य का मतलब यही है कि वो हर गोटी को अपने पाले में रखे, चाहे सहयोगी हो चाहे कोई हो। तो एकनाथ शिंदे के हाथ में केवल झुंझुना जाना है। एकनाथ शिंदे जो सोच रहे थे, और अब आप अपमान की बात कर रहे हैं, सोचिए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो वो बगल में दूसरी कुर्सी जिसमें टावल नहीं है उस पर कैसे बैठ रहा होगा, कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा कि तौलिया निकल गई कुर्सी का साइज छोटा हो गया। तो एकनाथ शिंदे उस कुर्सी पर बैठते हुए अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो, और ये कुर्सी उनको रात में भी दिखाई पड़ती होगी, बगल वाली भी और अपनी वाली भी। तो ये जो पल पल का अपमान है, और उसके बाद भी जब व्यक्ति ने समझौता कर लिया कि भाई डिप्टी सीएम ही सही, हम आपके साथ रहेंगे, तो मंत्रालय नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये जो बीच का अंतराल है कि जिसमें थका दिया जाए एकनाथ शिंदे को और फिर पकड़ा दिया जाए उनको झुंझुना कि लो अब जाओ महाराष्ट्र, तुम्हारी पारी खत्म। और ये कोई आज का नहीं है कि अचानक ये हो रहा है। जिस समय एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को तोड़ करके आए थे उसी समय ये स्क्रिप्ट लिख गई होगी कि अगली बार क्या करना है। अजीत दादा पवार इतना सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी स्क्रिप्ट लिख गई होगी कि अगले उसमें क्या करना है उनके साथ। ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, जिसमें मैंने माइक शायद शॉर्ट से लड़ रहा है, आवाज दिक्कत आ रही बहुत। हाँ, तो प्रज्ञा जी, मैंने शायद एक दिन कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इनके लिए एकनाथ शिंदे हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, और यही होना ही है एकनाथ शिंदे के। चाहे वो दिल्ली आए, अभी 2 बार बुलाए तब भी ना आए, लेकिन मिलना उनको झुंझुना ही। खबरें आ रही हैं कि फडणवीस ने फोन पर बात कराई है एकनाथ शिंदे की। हाँ, अब फडणवीस तो उनके बीमारी के समय पे भी गए थे, बेचारे सतारा चले गए थे मुंबई छोड़ करके। अब भला कोई बीमार हो तो मुंबई छोड़ के सतारा जाएगा? वहां कौन से वैद्य जी बैठे हुए थे? तो अब वैद्य जी गए थे मनाने के लिए, एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए। देवेंद्र फडणवीस उनका हालचाल लेने के लिए गए। तो वो जो कोप भवन में गए थे, अभी फिर से कोप भवन में है। तो आप हॉटलाइन पे ही बातचीत करा रहे हैं। अमित शाह ने कहा होगा कि भाई आइए, आपका मन रखा जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि वहां जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। यहां तो ऐसा ही सम्मान मिलता है। अब पूरे तरीके से महाराष्ट्र की ताकत को अपने हाथों में बीजेपी रखना चाहती है। अब उसके पास वो ताकत भी 133 के करीब सीट उसके पास सदस्य हैं, तो वो कहीं से कमजोर आज की तारीख में है नहीं। इसलिए एकनाथ शिंदे को कोई भाव नहीं मिलना है। बस एक अंतर है कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद मौजूद हैं दिल्ली में।
हाँ। अगर ये नहीं होता तो अजीत दादा पवार के तरह ही वो भी कह रहे होते कि जब कहो तभी हम शपथ ले लें, जो आप मंत्रालय दो वही ले लें, जिस कुर्सी पर बिठाओ उस पर बैठ जाए। लेकिन ये 7 सांसद थोड़ा सा एक नाथ शिंदे को अलग कर रहे हैं अजीत पवार से। लेकिन ऐसी सौदेबाजी चल रही है, ऐसा बंदरबाट चल रहा है रविकांत सर, लग ही नहीं रहा है कि ये जनता की चुनी हुई सरकार है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया है जिसके 3 पार्टनर्स हैं। बिल्कुल यही हो रहा है और उसके सबसे बड़े लाभार्थी अडानी साहब होंगे। इधर एक लाभार्थी का चल रहा है ना कॉन्सेप्ट कि वो 5 किलो राशन वाले लाभार्थी है, लेकिन असली लाभार्थी की तो कोई बात ही नहीं करता। जो जो सब कुछ लूट ले जा रहा है, जो धारावी की जमीन लूट ले जा रहा है, जो तमाम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से लेकर के चले गए गुजरात, तो असली लाभार्थी तो महाराष्ट्र के अडानी साहब है और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, चुनाव में भी इन्वेस्ट किया। तो ये जो जनमत मिला, जनादेश मिला, ये असल में धनादेश था। अब धनादेश था तो फिर ये जो पूरी सरकार है वो प्राइवेट लिमिटेड तो बन ही रही है। कौन कौन उसमें लाभार्थी होंगे और किस किस को क्या क्या ओहदा मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी और उसके बाद वो चलेगा। तो महाराष्ट्र के लोगों की चिंता किसी को नहीं होगी इस पूरे 5 साल। लोगों का दमन उसी तरह से हो रहा है जैसे जैसे अभी किसानों का हो रहा है जी। वहां भी किसान है, वहां भी बहुत आत्महत्या करने वाले किसान है। कपास के किसानों का क्या होगा, प्याज के किसानों का क्या होगा, टमाटर के किसानों का क्या होगा, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन रविकांत सर, मुझे लग रहा है इतिहास में पहली बार होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतनी भगमच्छर मची, अंततः मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। विभाग बंटवारे की बात जहां चल रही थी कि 7 तारीख को मंत्रालय बंट जाएंगे जी, वहां आज 12 तारीख भी पूरी हुई जा रही है, निपटी जा रही है, लेकिन अभी तक मंत्रालय नहीं बंट पा रहे हैं। इतनी लड़ाइयां, तलवारें खींची हुई हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति भी है। हालांकि अगर अमित शाह अगर चाहे तो इसको 2 मिनट में निपटा सकते हैं। भाई एक नाथ शिंदे आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर वो जो चाह रहे हैं वो मंत्रालय आप दे दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि एक तो थका देना, दूसरा जो खेल चल रहा है वो असल में पार्लियामेंट में बहस ना हो अडानी के मुद्दे पर, किसान आंदोलन पर चर्चा ना हो गोदी मीडिया में। इसके लिए भी ये पूरा टास्क है कि लंबे समय तक इसको मुद्दे को खींचा जाए। आज अभी देखिए जाकर के कि क्या चल रहा है विषय यही चल रहा होगा कि एक नाथ शिंदे की बात कराई, एक नाथ शिंदे नाराज है और पूरा प्राइम टाइम इसी पर निकल जाएगा। कोई एक प्रोग्राम नहीं होगा, ये खबर है, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन इस खबर के जरिए अडानी के मुद्दे को दबा दिया जाएगा, इस खबर के जरिए किसानों के मुद्दे को दबा दिया जाएगा, क्या बजट कहां कितना जा रहा है, ये सारी खबरें दबा दी जाएंगी। तो ये एक रणनीति है और बीजेपी के इस मामले में बेहद वो कुशल है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने नहीं कहा था कि पहले दिन ही ये तय हो गया था कि एक नाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, क्यों खींचा गया। और मैंने इस बात को कहा था आपके ही प्लेटफॉर्म पर कि ये खेल जो चल रहा है वो डाइवर्जन का खेल है, मुद्दों से भटकाने का खेल है। अभी भी जो हो रहा है, अगर बीजेपी चाहती है कि एक नाथ शिंदे को हम मना लें तो 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं, लेकिन असली खेल तो हो ही रहा है कि आप चलाते रहिए। अंततः एक नाथ शिंदे को मानना भी है, ये भी तय है, कहीं कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैंने आपसे जो कहा था कि होगा, लेकिन वो तभी होगा जब उधर पटना से खबर आएगी। अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार जिस दिन थोड़ा खेल शुरू करेंगे उसी दिन इधर से एक नाथ शिंदे का सींग निकलेगा। अभी तो एक नाथ शिंदे खामोश रहेंगे, ये रुकना नहीं है। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। एक नाथ शिंदे मराठा है और ये वो व्यक्ति है जिसने अपमान का घूंट पिया है, ये छोड़ने वाला नहीं है। वो इतना नहीं है कि ईडी के 2 इंस्पेक्टर चले जाएंगे और एक नाथ शिंदे टूट जाएंगे। एक नाथ शिंदे भी बैठे हैं मौके की तलाश में, लेकिन अगर मौका नहीं है तो कंप्रोमाइज करेंगे। जिस दिन नीतीश कुमार करवट लेंगे, अब उनको पलटू राम से वो करवट ही लेते हैं,
वो कभी भी अच्छा, इधर उधर अगला हो चुनाव सकते हैं। भाजपा के साथ लड़ेंगे कि नहीं? नीतीश कुमार, हम्म नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हम्म अभी अभी आने दीजिए, अभी मुद्दे चल रहे हैं। नीतीश हम्म कुमार भांप रहे हैं सारी चीजों को। नीतीश कुमार को अगर ये लगेगा कि उनको नुकसान हो सकता है, हम्म और जो चलाया जा रहा था बीच में कई और लोगों को लेकर के, तो नीतीश कुमार पलटी मारने में वक्त नहीं लगाएंगे। और जब नीतीश कुमार पलटेंगे तो आप समझिएगा कि एकनाथ शिंदे भी खड़े होंगे। अभी तो आप इंतजार करिए। ये जो ये चीजें पक रही हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई आग नहीं है। धुआं है तो आग जरूर है, लेकिन ये आग कब भड़केगी इसके लिए टाइमिंग वही है। हम्म वो पटना से भाई, जाएगी मुंबई। अजीत पवार महाराष्ट्र जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जाते हैं और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रुक जाते हैं। धुआं तो वही। बिल्कुल बिल्कुल, ये धुआं है। मैंने कहा ये अच्छा, इसको आग बनने में। अच्छा रविकांत सर, एक आग, चीज और है कि मोदी जी संसद नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कपूर खानदान के साथ खूब बढ़िया फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। अब तो लग रहा है मोदी जी तिलक, मुंडन, बरहू हर जगह पहुंचे, हर जगह उनका इंतजार किया जाएगा। अरे अगर एक देखिए लेटर एक देते थे बधाई का, तो क्या कंटेंट कम हो जाता क्या मोदी जी का? मोदी जी की तस्वीरें गई ना। मोदी जी लगातार, आप देखिए मीडिया में ही चल रहा होगा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कपूर परिवार, और उसमें मोदी जी को एक्चुअली अच्छे सुंदर लोगों के साथ दिखने में, जो उनकी सुंदर सी फोटो आए, अगल बगल वाले लोगों की फोटो आए, और सेलिब्रिटीज के साथ। वो कभी राहुल गांधी की तरह गए किसी किसान के घर, कभी मजदूर के साथ गए, कभी किसी दस्तकार के पास गए, किसी बढ़ाई नाई के यहाँ गए, कभी वो नहीं जाते। वो उनको अच्छे लोग नहीं लगते। वो सुंदर से एलिट लोगों के पास, और जो अभिजन है, अभिजात है, उनके पास ही जाते हैं। कपूर, सिंघानिया, ऐसे ही जो सरनेम वाले लोग हैं, उन्हीं के पास जाते हैं वो। तो ये मोदी जी हैं। मोदी जी गरीबों की सिर्फ बात करते हैं, मुलाकात तो बॉलीवुड के लोगों से करते हैं। तो ये उनके राजनीति का हिस्सा से ज्यादा ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ख्वाहिशें बहुत पाली, और मैं समझता हूं कि बॉलीवुड के नहीं, पहले सबसे तो बड़े लेकिन स्टार तो मोदी जी हैं। पहले गरीबों के साथ फोटो खिंचवाते थे, ऐसा नहीं है मोदी जी अब कुछ बदले बदले दिख रहे हैं रविकांत सर। आप स्टार नहीं, किड के तब साथ घूम उनको रहे हैं, पहले तो गरीबों के साथ खूब फोटो खिंचवाते थे, गलियों गलियों घूमते नजर आते थे। हाँ, वो मैंने जो बोला था ना कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार वही हैं। मैं नहीं समझता कि उनके बराबर उनके कद का कोई भी अभिनेता होगा। वो माँ के पास भी पहुंच जाते थे, तब भी कैमरा लेकर के जाते थे। लेकिन वो किसी पत्ते पे सैलून में जाकर क्या के बैठे शेविंग नहीं थे? करवाते होंगे। गरीबों के साथ। और एक एक गरीब की फोटो आई थी, एक वीडियो आया था, जिस महिला के साथ उन्होंने बात की, बाद में रिपोर्ट पे निकला कि उस महिला को कुछ मिला ही नहीं है। मोदी जी ने सारी बात कर ली कि उसको घर मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। तो मोदी जी की जो फैक्ट्री है वो झूठ की फैक्ट्री है, और मोदी जी ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसके जरिए ब्रांडिंग हो। अब वो ब्रांडिंग तो खत्म हो गई है। अब इस समय बॉलीवुड के सितारों के साथ, अरे उनका इंटरव्यू भी कौन ले सकता है? अक्षय कुमार आके पूछेंगे कि आम आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम काट कर खाते हैं कि चूस करके खाते हैं प्रधानमंत्री जी। इन्हीं सबके सवालों का जवाब देते हैं। किसी पत्रकार से मिले क्या मोदी जी आज तक? आलिया भट्ट के साथ, रणबीर कपूर के साथ जो बतिया रहे थे, अरे कभी मीडिया पर्सन से भी बतिया ले, दो ठो सवाल वो भी पूछ ले कायदे का। वो भक्त मंडली संसद में तमाम सवाल पूछने के लिए विपक्ष इंतजार कर रहा है रविकांत सर, लेकिन मोदी जी संसद से गायब है, गृह मंत्री संसद से गायब है। और एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आया, जब सवाल मोदी जी से नहीं गायब कर पाए तो राहुल गांधी ने एक मास्क मैन जो मोदी और अडानी की मास्क लगाकर खड़े हुए थे, उनसे सवाल पूछ डाले। वो अच्छा बनाया था। राहुल गांधी ने जो सवाल किए थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और अब हो क्या, जब वो गायब है। क्यों और गायब है मोदी जी, संसद से? क्या बात हो गई? नहीं, मोदी जी कभी सवालों का सामना नहीं कर सकते, कभी सच का सामना नहीं कर सकते। मोदी जी को लगता है कि वो हमारे ब्रांड पर धब्बा होगा। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। कभी भी जब जब चाइना की घुसपैठ हुई, मोदी जी नहीं आए। कोरोना काल में कभी आए वो? नोटबंदी के बीच में कभी आए, जब वो लोग मर रहे थे, कभी बीच में आए वो?
तो मोदी जी केवल तभी आते हैं जब अच्छा अच्छा सब कुछ हो, ऐसे बुरे वक्त पे वो कभी नहीं आते। फिर थैंक यू मोदी जी होने लगा था, कोरोना वैक्सीन आई। अब उस वैक्सीन की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो अब मोदी जी नहीं आएंगे कोरोना वैक्सीन का प्रचार करने के लिए। ये जो परिस्थितियां, और अडानी के साथ जो उनका रिश्ता है, जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, उस रिश्ते से बेहद डरे हुए हैं मोदी जी अडानी से। इसलिए भाग रहे हैं कि ये लेवल जो चस्पा कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहीं लग ना जाए, छू ना जाए। लंबे समय तक तो अडानी के साथ मीटिंग में नहीं दिखे। जैसे मुझे याद है कि जब ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया था पार्लियामेंट में, उसके बाद लखनऊ में एक मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और तमाम पूंजीपति थे, लेकिन अडानी नहीं थे। अभी जरूर आया कहीं से जहां पे वो मौजूद थे। तो अडानी से भी वो दूर रहने की, दूर देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं कि उन सवालों का जवाब कैसे देंगे कि अडानी के गिरफ्तारी का वारंट आ गया है साहब अमेरिका से। अभी तो मोदी जी को अमेरिका जाना है अपने दोस्त के, ट्रंप साहब वहां शपथ लेंगे, तब क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे ट्रंप को और अमेरिका को। मुश्किलें तो बहुत है, और मुश्किल दौर में मोदी जी गायब हो जाते हैं। वो तभी फिर आते हैं, वो पहले 8 PM पे आते थे, आजकल 8 PM पे आना उन्होंने बंद कर दिया है। रेडियो पर जरूर है, अभी भी मन की बात वो सुनाते हैं। लेकिन महंगाई हो, किसानों का आंदोलन हो, बेरोजगारी हो, इस समय आप हालात देखिए प्रज्ञा जी। एक अभी सर्वे आया है, प्रति 40 मिनट पर एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है, प्रति 40 मिनट पर। क्या दशा है हमारे देश की। और जो नौजवान की बात मैं कर रहा हूं, 18 साल से 22 साल के नौजवान की बात कर रहा हूं, 35 और 40 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। 18 से 22 साल का एक नौजवान 40 मिनट में आत्महत्या कर रहा है। कहां लेकर के ये विश्वगुरु भारत बना रहे हैं? कौन सा भारत बना रहे हैं? आप यहां रोज हिंदू मुसलमान करते रहिए, सारा मीडिया कभी इस सवाल पर आया क्या कि नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, नौजवान हताश क्यों हो रहा है? इस नौजवान की ऊर्जा से देश बनता। आप तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी की तरफ आते, लेकिन मोदी जी को कोई परवाह नहीं है इसकी। मोदी जी सिर्फ अकेले सत्ता पर रहना चाहते हैं, बाकी देश के नौजवान बेरोजगार हो जाएं क्योंकि इनको झंडा ढोए, मोदी मोदी के नारे लगाएं। ये असल में उनकी सोच में है। इसलिए न तो वो कभी इस तरह के सवालों के जवाब देंगे, न वो आएंगे पार्लियामेंट के बिल्कुल आखिरी में आएंगे और फिर एक लंबा भाषण देंगे। अभी वो जो सब कुछ देख रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि पूरी अभिनेता के साथ, बेहतरीन अभिनेता के साथ मोदी जी मौजूद होंगे और लंबा भाषण देंगे जिस पर 2-4 दिन चर्चा होगी और काम खत्म हो जाएगा मोदी जी का। तो मोदी जी सवालों से भागते हैं, मोदी जी उत्तरदायी कतई नहीं है, सिर्फ भाषण देते हैं। आपका मन हो तो आप लीजिए। कुछ लोग तो मोदी जी का फोटो लगा करके आरती वारती उतार रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है। मोदी जी वही चाहते हैं कि एक आज्ञा पालक समाज बने, जो हुक्म आए उसको स्वीकार। रविकांत सर, भ्रष्टाचार, युवा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, मुद्दे गायब है। कहा राज्यसभा में कहीं सोरोस चल रहा है, कहीं संसद में हम देख रहे हैं लेडी किलर चल रहा है। एनीवेज, रविकांत सर, अभी क्या लग रहा है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे क्या लगता है आपको किस मूड में होंगे? क्या वो जो विभाग जो भाजपा उनको देगी कि ले लो भाई जो हम दे रहे हैं वो ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, या फिर अभी भी वो अपने मनचाहे विभागों का इंतजार करेंगे, या फिर अड़े रहेंगे कि नहीं चाहिए हमको, अगर लेंगे तो अपना ही विभाग लेंगे जो हमें चाहिए गृह? नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अब दबने वाले नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ा कंप्रोमाइज कर लिया। वो डिप्टी सीएम तो हो गए, लेकिन मंत्रालय वो शुरू से चाहते थे। हाँ। इसके लिए वो पुष्पा वाला डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं, फ्लावर समझे हो क्या। तो अभी एकनाथ शिंदे में आग बाकी है, ऐसा नहीं है कि वो इस पे भी सरेंडर कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो टाइम है लोगों को थका देना। अब एकनाथ शिंदे धीरे धीरे करके सोचे कह रहे ठीक है अब जो मिल रहा है वही ले लो। तो फिर यही करता है ना व्यक्ति, ठीक है भाई जो देना है दे दो, ले लो, खत्म करो झगड़ा।
वो वही चल रही है। लेकिन एक नाथ शिंदे हल्के नहीं। देखिए, एक नाथ शिंदे का जितना अपमान हो सकता था वो हो चुका है। एक नाथ शिंदे को राजनीति करनी है ना आगे, अभी रिटायरमेंट तो नहीं लेना है। और अगर राजनीति करनी है, आपको प्रासंगिक बने रहना है, तो फिर आपको अच्छा मंत्रालय चाहिए जिसके जरिए आप अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर सकें। वरना आप ले लीजिए कोई हल्का फुल्का डिपार्टमेंट, तो ना आपका मुख्यमंत्री सुनेगा, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनेगा। मतलब आप बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो एक नाथ शिंदे ने कंप्रोमाइज तो किया है, लेकिन एक नाथ शिंदे अभी भी प्रासंगिक रहना चाहते हैं, कम से कम अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर एक नाथ शिंदे ने कंप्रोमाइज कर लिया तो आप समझिएगा कि फिर उनकी राजनीति ढलान पर है। फिर उद्धव ठाकरे को उसका फायदा होगा। फिर वो शिवसेना आगे बढ़ेगी, एक नाथ शिंदे समाप्ति की ओर होंगे। चलिए रविकांत सर, चलते चलते आपसे एक वाक्य का अर्थ पूछ लेती हूँ। लेडी किलर का मतलब आपकी नजर में क्या है? अब देखिए, ये आज के पॉलिटिक्स जब की सुना तो ओम बिरला भी चकरा गए थे कि है क्या लेडी किलर। गूगल ट्रांसलेट पे ढूंढा, तमाम जगहों पे ढूंढा, तो पता चला कि इसका मतलब हिंदी का अर्थ तो है हत्यारी महिला, लेकिन अंततः ऐसा बोला क्यों गया? देखिए, लेडी किलर, ये शब्दों की बढ़िया कारीगरी है। जब आप हिंदी में बोलते हैं हत्यारी महिला, तो वो बड़ा खराब लगता है। हाँ। जबकि आप उर्दू में कह दें कि बड़ी कातिल लग रही हो, तो उसका अर्थ और होता है। सही ना? तो ये लेडी क्लर्क का मतलब वो हत्यारी नहीं कहे, आप कातिल कहें, तो उसका अर्थ जिसके लिए कहा जा रहा है वो लग जाएगा। तो हिंदी नहीं, उर्दू में आप समझिए इसको। तो ये कातिल वो महिला है, उस नजरिए से उस भाषा में बात की जा रही है। हाँ, उस भाषा में कहा जा रहा है, उर्दू में कहा जा रहा है, हिंदी में नहीं। अच्छा। हिंदी में तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।